रात के सन्नाटे में भी शहर की चमक नहीं बुझती थी। ऊंची इमारतों से निकलती रोशनी दूर खड़े मजदूरों की थकी आंखों पर गिरती, मानो उन्हें याद दिलाती कि यह शहर उनके लिए नहीं। इन सबके बीच एक आदमी था, उसका नाम फैज था। फैज भारत के एक छोटे से गांव से रोजी कमाने खाड़ी देश आया था। घर में बूढ़ा बाप, बीमार माँ और स्कूल जाने को तरसती दो छोटी बहनें। यही सोचकर उसने पहली बार पासपोर्ट बनवाया था। दिल में उम्मीदें थीं, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि परदेश सिर्फ सपनों का नहीं, आंसुओं का भी घर है। जिस कंपनी ने उसे बुलाया था, उन्होंने उसका पासपोर्ट ले लिया। 8-10 आदमियों के साथ एक छोटे से टीन के कमरे में उसे रखा गया, जहां न हवा आती न रोशनी। दोपहर की तपती गर्मी में वह ऊंची इमारतों के निर्माण में काम करता, हाथों में पड़े फफोले रात के अंधेरे में भी जलते रहते। लेकिन हर बार जब वह थककर टूटने की कगार पर होता, उसे अपनी माँ की खांसी और बहनों की स्कूल की किताबें याद आ जातीं, और वह खुद को फिर संभाल लेता। एक दिन काम की जगह पर हादसा हो गया। ऊपर से गिरती लोहे की छड़ फैज के पैर पर आ गिरी। दर्द से चीख निकल गई। साथियों ने उसे उठाया, लेकिन मालिक ने बस इतना कहा, काम धीमा मत करो। फैज का पैर सूज गया, चलना मुश्किल हो गया, लेकिन छुट्टी की इजाजत नहीं मिली। उस रात उसने बहुत रोया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। परदेस का दर्द हमेशा चुपचाप दिल में ही दबाना पड़ता है। एक शाम उसे घर से फोन आया। माँ की हालत बिगड़ चुकी थी। फैज ने मालिक से पासपोर्ट मांगा ताकि वह घर जा सके, लेकिन उसने बिना देखे कहा, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं जा सकते। फैज की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन जवाब वही, नहीं। कई रातें वह सो नहीं पाया। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती, बेटा, तू बस अपना ख्याल रखना, हम ठीक हैं। लेकिन फैज जानता था कि यह शब्द सच नहीं थे। दूर रहकर इंसान सबसे ज्यादा अंदर से टूटता है, क्योंकि वह न देख सकता है, न छू सकता है, बस दुआ कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद एक नया मजदूर फैज के कमरे में आया। वह पढ़ा लिखा था और थोड़ी अंग्रेजी भी जानता था। उसी ने फैज को बताया कि सरकार ने मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन बनाई है। फैज ने पहली बार उम्मीद की एक किरण महसूस की। अगली शाम, जब सभी सो गए, फैज बाहर आया और एक पुराने फोन से उस हेल्पलाइन पर कॉल लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने सब सच बता दिया। पासपोर्ट, काम की हालत, चोट और मां की बीमारी। कुछ ही दिनों में अधिकारियों का निरीक्षण आया। कंपनी का रिकॉर्ड खंगाला गया। मजदूरों की हालत देखी गई। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। मालिक पर जुर्माना लगा और पासपोर्ट वापस करने का आदेश मिला। फैज को मेडिकल सुविधा मिली और डॉक्टर ने बताया कि चोट गंभीर है, आराम की जरूरत है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गांव से खबर आई। मां चल बसी। फैज जमीन पर बैठ गया। उसके अंदर जैसे कोई चीख दबकर टूट गई हो। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन परदेस की दीवारें सिर्फ आंसू सोखती हैं, आवाज नहीं सुनती। अपनी मां को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश पूरी न होने का दर्द उसे जिंदगी भर सताने वाला था। कुछ दिन बाद सरकार की मदद से उसका टिकट बना। हवाई जहाज की खिड़की से बादलों को देखता वह सिर्फ यही सोचता रहा, अगर मजदूरों की आवाज कोई पहले सुन ले, अगर कंपनियां इंसान को इंसान समझें, तो शायद कोई मां अपने बेटे का इंतजार करते करते यूं दुनिया से न जाए। जब फैज गांव पहुंचा, सबकी आंखें नम थीं। उसकी बहनें उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोईं। पिता बस चुप थे, उनकी चुप्पी में सदियों का दर्द था। फैज ने अपनी मां की कब्र के पास बैठकर लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से मिट्टी को छूकर बोला, अम्मी, मैं लौट आया। आपके लिए। मेरी मेहनत आपके बिना अधूरी है। परदेस ने उसे तोड़ा, लेकिन मजबूत भी बनाया। उसने अपने गांव में छोटे मजदूरों के लिए एक संगठन बनाया, ताकि कोई और उसके जैसा अकेला न रहे, कोई और मां अपने बेटे को रोते रोते याद न करे। फैज ने अपनी टूटन को दूसरों के सहारे में बदल दिया। उसकी कहानी गांव में ही नहीं, पूरे जिले में फैल गई। लोग कहते
जिस मजदूर ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, वह सच में परदेस का असली हीरो है। और इस तरह फैज की जिंदगी एक दर्दनाक सफर होते हुए भी रोशनी बन गई, क्योंकि उसने सीखा, परदेस कमाता है पैसा, लेकिन घर कमाता है इंसान को जीने का असली सहारा।